मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिस खबर ने देश के अंदर न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे। याद होंगे दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय जस्टिस वर्मा। ये जस्टिस चर्चा में आए थे जब इनके घर में नोटों के जले हुए बंडल दिखे थे। ये चर्चा में आए थे तब कुछ इस तरह से इनके घर में नोटों के बंडल आग लगे हुए और अध जले हुए प्राप्त हुए थे। जस्टिस वर्मा के घर में मिले इन नोटों से देश में भ्रष्टाचार और न्यायपालिका के अंदर भ्रष्टाचार बहुत तेजी से चर्चा का विषय बना था। क्या जज को भी भ्रष्टाचार के अंदर सजा मिल सकती है? मिली सजा। क्या सजा मिली? जस्टिस साहब जो दिल्ली उच्च न्यायालय में जज थे, इनका ट्रांसफर कर दिया गया, इन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय भेज दिया गया। हालांकि वहां की बार काउंसिल ने इनका विरोध कर दिया। न्यायाधीश के खिलाफ लोग इकट्ठे हो गए, इनको कामकाज से मुक्त करा गया। इनके खिलाफ खड़े तो हो गए जज के खिलाफ न्यायाधीश, लेकिन इनका पनिशमेंट लोगों के बीच मजाक का विषय बन गया। चर्चाएं होने लगी। देश के उपराष्ट्रपति तक ने इनके खिलाफ सवाल खड़े कर दिए और कहा कि आफ्टर ऑल न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास कैसे होगा, देश में रूल ऑफ लॉ कैसे स्थापित होगा यदि जिस जज के खिलाफ शिकायत है, जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के जले हुए नोट के सिग्नेचर वो मिल रहे हैं, ऐसे में उसको सजा के रूप में किसी पुलिस थाने में एफआईआर नहीं मिलती, बल्कि इसके स्थान पर उसे ट्रांसफर मिलता है, और वो भी उनके होम जिले के अंदर। ऐसे में फिलहाल के लिए बड़ा जिक्र है क्योंकि ये इलाहाबाद से पढ़े हुए हैं, वहीं से बड़े हुए हैं, और वहीं पर इनको न्यायालय के अंदर पोस्टिंग दे दी जाती है। तो बड़ा सवाल बनता है कि न्यायाधीश महोदय, आपने जो काम किया था उसकी सजा ऐसी थी, और ऐसे में न्यायपालिका पर लोग कैसे विश्वास कर लें जब न्यायाधीश से अपेक्षा की जाती है कि वो न्याय स्थापित करेंगे। फिलहाल के लिए खबर यह है कि इन न्यायाधीश को अब पद से हटाने की तैयारी चल रही है, और पद से हटाने की प्रक्रिया यानी रिमूवल फ्रॉम देयर रेस्पेक्टेड पद, वो जो काम करने वाली बात है, रेस्पेक्टेड पोस्ट से जो हटाने वाली बात है, इसकी प्रक्रिया आज के सेशन में हम जानेंगे। क्योंकि रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इनके खिलाफ जांच की थी उसमें उन्होंने जांच सही पाई, और उन्होंने सरकार को, राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को अपनी तरफ से रिकमेंडेशन भेजा है कि इन्हें पद से हटा दिया जाए, इनके खिलाफ प्रक्रिया अपनाई जाए। अब आपके दिमाग में एक बेसिक प्रश्न आएगा। बेसिक प्रश्न ये, जब भ्रष्टाचार के आरोपी हैं तो इनको हटा क्यों नहीं देते, सीधा इनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कर देते? तो हमारे देश में जजेस को एक सुरक्षा प्राप्त है। सुरक्षा ये कि वो अपने पद से या तो खुद इस्तीफा दें या फिर संसद द्वारा उन्हें एक तय प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जाए। हालांकि इस प्रक्रिया को आम बोलचाल की भाषा में इंपीचमेंट बोलते हैं, लेकिन संविधान के अंदर यह शब्द कहीं मेंशन नहीं है। संविधान में शब्द मेंशन नहीं है का अर्थ यह नहीं हुआ कि रिमूवल की प्रक्रिया मेंशन नहीं है। रिमूवल की प्रक्रिया मेंशन है। इंपीचमेंट जो वर्ड है ये केवल प्रेसिडेंट के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जब वर्ड यूज इंपीचमेंट होता है तो फीलिंग इससे जुड़ी हुई होती है कि यह पद से हटाने की प्रक्रिया है। इसीलिए आम बोलचाल में पद से हटाने की संसदीय प्रक्रिया को, जिसमें दोनों सदन इन्वॉल्व होकर इन्हें हटाएंगे, उसे इंपीचमेंट नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इंपीचमेंट अगर भविष्य में चर्चा में भी आए, महाअभियोग अगर चर्चा में आए, तो वो असल मायने में एक तरह से उपयोग में लिया गया शब्द है, संवैधानिक शब्द नहीं है। फिर भी हम अपनी समझ के लिए आगे से आगे, यहां से आगे जब हम बढ़ेंगे तो इंपीचमेंट शब्द का उपयोग करने जा रहे हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि संसद अपने 15 जुलाई से शुरू हो रहे सत्र में, मानसून सत्र में, सरकार के द्वारा इनको हटाने के लिए इंपीचमेंट प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब बड़ा सवाल यह है, इंपीचमेंट प्रस्ताव लाया जा सकता है से क्या मतलब है? से मतलब यह है कि इन्हें हटाने की प्रक्रिया में ना तो राष्ट्रपति आदेश देकर इन्हें हटा सकता है, ना सुप्रीम कोर्ट इन्हें आदेश देकर हटा सकता है। एक हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों की एक विशेष व्यवस्था आवश्यक होती है, जिसे आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आप इस बात से समझ लीजिए कि जो सदन के, दोनों सदन के अंदर विराजमान जो हमारे माननीय सांसद हैं, उनका बहुमत मिनिमम रूप से रिक्वायरमेंट है। साथ में प्रेजेंट और वोटिंग जो सांसद हैं उनकी 2/3 संख्या जरूरी है, तब जाकर आप किसी जज को उनके पद से हटा सकते हैं। इन्होंने दिल्ली में रहते हुए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों में अपना काम, मतलब कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए थे जिनको अब संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। सत्येंद्र जैन का मामला हो या दिल्ली शराब नीति का मामला हो, दुर्गेश पाठक जो आपके नेता थे उनके चुनाव से जुड़ा मामला हो, या इनकम टैक्स से जुड़ा मामला हो, पुनर्मूल्यांकन विवाद, वो इन सबके, इनके अंदर डिसीजन कर्ताओं में आप शामिल थे। ऐसे में आपने जिस तरह से फैसले लिए होंगे, आपके कृत्य के चलते
उन सभी फैसलों पर प्रश्न खड़े होने लगे हैं। जस्टिस वर्मा का जो ये केस है अब फिलहाल सुर्खियों में है, क्योंकि इनके ऊपर पहले भी आरोप रहा है कि इन्होंने 2018 में भी किसी घोटाले में इनका कंट्रीब्यूशन रहा था। खैर, वो जांच नहीं हो पाई तो उस पर अभी टिप्पणी करना उचित नहीं, लेकिन फिलहाल जो इनके घर में कैश मिले, नोट जले हुए मिले, उस पर फिलहाल जांच बैठ रही है, या फिर कहिए कि उसकी वजह से इनके खिलाफ महाअभियोग की तैयारी हो रही है। असल में हुआ कुछ यूं था कि 14 मार्च की रात को लुटियंस दिल्ली में जो इनका घर है उसमें सरकारी आवास में आग लगती है, कमरे में आग लगती है, और इनके घर के स्टोर रूम में 500-500 रुपए के जले हुए नोटों की नकदी से भरे बोरे मिलते हैं, जिसके बाद इन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया जाता है। 22 मार्च को तत्कालीन जो सीजेआई हैं संजीव खन्ना, वो जांच समिति का गठन करते हैं। कमेटी 4 मई को सीजेआई को अपनी रिपोर्ट सौंपती है और कमेटी ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ आरोपों को सही पाया होता है, फिर उन्हें दोषी ठहराया जाता है। इसके बाद तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाअभियोग चलाने की सिफारिश कर दी होती है। अब पॉइंट यहां पर दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जानने के, वो ये हैं कि इनके खिलाफ कमेटी बनाई गई, ये तथ्य पब्लिक में है, इनसे काम ले लिया गया, ये पब्लिक में है, एससी ने ट्रांसफर कर दिया, ये सबको पता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनके खिलाफ अनिश्चित काल तक वो कर दिया, ये सबको पता है। लेकिन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ जो जांच में फैसला किया वो पब्लिक में नहीं आया। मतलब जो जांच रिपोर्ट इनके खिलाफ प्राप्त हुई उसमें 3 जजेस की बेंच ने क्या फैसला इनके लिए लिया, या फिर जांच रिपोर्ट में जानकारी जो निकली वो पब्लिक में नहीं आई। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को क्या रिकमेंड किया है वो भी पब्लिक में नहीं आई। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को कुछ रिकमेंड किया है तो निश्चित ही प्रमोशन तो नहीं किया होगा, या फिर ट्रांसफर भी नहीं किया होगा, क्योंकि ऑलरेडी ट्रांसफर्ड है। ऐसे में फिर इनके कयास लगाए गए कि इनको हटाने की ही बातें चल रही हैं। अच्छा साहब, फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इन पर एफआईआर पिटीशन को भी डिसमिस कर दिया था 28 मार्च को। ये वो तमाम न्यूज कटिंग्स हैं जो 21 मार्च के दिन आई कि जज के घर में आग लगती है। उसके बाद सीजेआई 3 मेंबर की एक समिति बनाते हैं जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच करने के लिए। जस्टिस यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाईकोर्ट जाते हैं, लेकिन लोग इन्हें काम नहीं करने देते। इंक्वायरी पैनल अपनी रिपोर्ट सीजेआई को सबमिट करता है 5 मई को, और 5 मई को जिन 3 जजेस के द्वारा इनके खिलाफ जांच की गई थी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर ये डेटा उपलब्ध है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सीजेआई के खिलाफ, मतलब सीजेआई ने जो है वो एक्शन जो लिया यशवंत वर्मा के खिलाफ, उसको राष्ट्रपति को बता दिया होता है। ऐसे में सुर्खी बनती है कि सीजेआई ने महाअभियोग का रिकमेंडेशन दिया है, ऐसे सोर्सेज ने जानकारी निकाली। यहां पर यह जानकारी जरूर निकल कर आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को अपनी फाइंडिंग्स भेज दी हैं, लेकिन इसमें इंपीचमेंट की सलाह दी गई है, ऐसा कहीं नहीं था। लेकिन सवाल सब लोगों ने यहीं से निकाले, और वो ये था कि भाई सीजेआई ने अगर राष्ट्रपति के पास कुछ भेजा है तो यही भेजा होगा कि साहब हमने इनसे कहा कि आप पद से इस्तीफा दे दो, लेकिन यशवंत वर्मा ने मना कर दिया कि मैं पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। पद से इस्तीफा नहीं देंगे तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि इनको महाअभियोग के माध्यम से हटाया जाए। इस बीच में उपराष्ट्रपति ने भी अपनी तरफ से इस बात पर अपना वक्तव्य देते हुए एक मीटिंग में कहा मई के अंदर की, यह सोचने वाली बात है कि हमारे देश में न्यायपालिका पर इस तरह के प्रश्न खड़े हो रहे हैं तो लोगों का न्याय से विश्वास उठेगा, आवश्यक है कि न्याय को बड़ी तीव्रता से किया जाए। ठीक है साहब। तो जस्टिस वर्मा इस बात को पहले से ही इग्नोर करते रहे, कहा कि ये केवल आरोप हैं और मैं इन आरोपों को नहीं मानता। इसी के चलते न्यायपालिका की जो बैठी हुई कमेटी थी उसने इनके खिलाफ सरकार को रिकमेंड किया कि सब आप ही हटाओ, ये हमारे कहने से खुद से अपना पद नहीं छोड़ रहे। तो खुद से नहीं छोड़ रहे तो हटाने की जो सरकारी प्रक्रिया है उसे महाभियोग या इंपीचमेंट नाम से इन जनरल पुकारा जाता है, लेकिन जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में इसे रिमूवल ही कहा गया है, इसे इंपीचमेंट नहीं कहा गया है। सवाल है कि क्या किसी जज को अभी तक हटाया गया है? तो आंसर है नहीं साहब, अभी तक किसी भी जज को इस प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है। सबसे पहली बार वी रामास्वामी जो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जज थे उनको हटाने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया था पहली बार, लेकिन बहुमत नहीं मिला, 2/3 बहुमत इकट्ठा ही नहीं हो पाता, तो ऐसे में उनको नहीं हटाया जा सका। ऐसा अब तक 5 बार हो चुका है, लेकिन किसी भी जज को इस प्रक्रिया से नहीं हटाया जा चुका, नहीं हटाया जा सका है। आइदर जजेस खुद इस्तीफा दे देते हैं या फिर वो बच जाते हैं।
अब देखना होगा इनके केस में सरकार विपक्ष को कितना सही तरीके से अपने साथ ला पाती है, और अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष साथ आकर इस महाअभियोग प्रक्रिया को चालू रखते हैं और मानसून सत्र में इन्हें हटाते हैं, तो न्यायपालिका के अंदर भी एक संदेश जाएगा, उनके अंदर ये निडरता का भाव नहीं रहेगा कि उन्हें पुराने वालों की तरह हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय अवश्य लिखें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।